हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशंस। आज के वीडियो में हम GMCH 32 के रिगार्डिंग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद द डायग्नोसिस ऑफ प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म। अ नर्स checking the patient's lab results would expect which of the following change in lab findings, and the options are: option number A is elevated serum calcium, option number B is low serum parathyroid hormone, option number C is elevated serum vitamin D, and option number D is low urine calcium. सो जो पेशेंट है दैट इज प्रेजेंट विद हाइपर पैराथायरिडिज्म, तो इनमें से कौन सी वैल्यू है दैट द नर्स वाज एक्सपेक्टिंग? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एलिवेटेड सीरम कैल्शियम। जो हमारा ब्लड होगा, ब्लड में देयर विल बी द इंक्रीज लेवल ऑफ द कैल्शियम। क्यों? बिकॉज द पैराथायरॉयड हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, एंड जब हाइपर पैराथायरिडिज्म होगा, सो पेशेंट जो है उसका जो कैल्शियम लेवल होगा दैट विल बी एलिवेटेड इन द ब्लड। Now the next question is, a patient with a history of diabetes mellitus is on the second post-operative day following cholecystectomy. She has complained of nausea and isn't able to eat solid food. The nurse enters the room to find the patient confused and shaky. Which of the following is the most likely explanation for the patient's symptom? And the options are: option number A is anesthesia reaction, option number B is hyperglycemia, option number C is hypoglycemia, and option number D is diabetic ketoacidosis. So already patient का cholecystectomy हुआ है, that is removal of the gallbladder. सेकेंड डे ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव है, एंड द मेन थिंग इज कि पेशेंट को डायबिटीज है, एंड जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं वो क्या है? कंफ्यूजन एंड शेकी। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। सो द पेशेंट इज प्रेजेंट विद हाइपोग्लाइसीमिया। सो इमीडिएटली जो हमारी हाइपोग्लाइसीमिया से रिलेटेड केयर है दैट शुड बी इनिशिएटेड, एंड ब्लड ग्लूकोज शुड बी चेक्ड टू चेक कि कितना जो है आरबीएस है पेशेंट का। नाउ द नेक्स्ट इज, a nurse assigned to the emergency department evaluate a patient who underwent fiberoptic colonoscopy 18 hours previously. The patient report increasing abdominal pain, fever and chills. Which of the following condition poses the most immediate concern? So जो patient है उसकी colonoscopy हुई है, fibrotic colonoscopy, that is the visualization of the colon. एंड आफ्टर द 18 आवर्स ऑफ दिस प्रोसीजर जो पेशेंट है वो क्या बोल रहा है कि उसको एब्डोमिनल पेन है, फीवर है एंड चिल्स है। सो इसमें से कौन सा कंसर्न जो है दैट इज रिलेटेड? तो ऑप्शंस आर: बोवल परफोरेशन, वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस, कोलन कैंसर और डाइवर्टिकुलाइटिस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बोवल परफोरेशन, बिकॉज जो हमारी फिब्रोटिक कॉलोनोस्कोपी है उसका जो मेन कॉम्प्लिकेशन है दैट इज बॉवल परफोरेशन। सो इमीडिएटली एक्शन शुड बी टेकन टू प्रिवेंट द पेरिटोनाइटिस, क्योंकि इसके बाद पेशेंट को पेरिटोनियल इन्फेक्शन हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, तो इमीडिएट केयर शुड बी स्टार्टेड। Now the next is, a nurse is assessing a clinic patient with a diagnosis of hepatitis A. Which of the following is the most likely route of transmission? And the options are: sexual contact with an infected partner, contaminated food, blood transfusion, or illegal drug use. So the patient है that is diagnosed with hepatitis A. सो हेपेटाइटिस ए का जो हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है दैट इज फीको ओरल रूट। सो द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर। वेयर एज सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और इलीगल ड्रग यूज और इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजेस, इनमें हमारा हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जो है वो सबसे ज्यादा प्रिविलेंट होता है, एंड मेनली ये जो तीन कॉजेज हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। Whereas hepatitis A, the mode of transmission is fecal-oral route, so it can be due to contaminated food or contaminated water. Now the next is, a leukemia patient has a relative who wants to donate blood for transfusion. Which of the following donor medical condition would prevent this? And the options are: option number A is a history of hepatitis C 5 years previously. Option number B is cholecystitis requiring cholecystectomy 1 year previously.
Option number C is asymptomatic diverticulosis and option number D is Crohn's disease in remission. सो पेशेंट है, उसको क्या है, ब्लड डोनेट करना है, रिलेटिव ने, पेशेंट को ल्यूकीमिया है। सो उस टाइम पे जब भी हम ब्लड को पेशेंट को इन्फ्यूज करते हैं तो इट इज़ वेरी मच मैंडेटरी कि हमने जो हमारा ब्लड है उसको स्क्रीन करना है फॉर द प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड HIV, बिकॉज ये ऐसी डिजीजेस है जो कि वाटर अगर कंटेमिनेटेड ब्लड है तो उससे नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को हो सकती है फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन ब्लड। सो इफ अ पर्सन और द रिलेटिव इज प्रेजेंट विद द हिस्ट्री ऑफ हेपेटाइटिस ए, तो इन दैट केस द जो हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, जो द ब्लड डोनेशन है, दैट शुड नॉट बी कैरिड आउट। ठीक है, बिकॉज हेपेटाइटिस सी इज स्प्रेड बाय कंटेमिनेटेड ब्लड और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। Now the next is a physician has diagnosed acute gastritis in a clinic patient. Which of the following medication would be contraindicated for this patient? And the options are naproxen sodium, calcium carbonate, clarithromycin or flucimide. So the patient को क्या है, gastritis, that is inflammation of the gastric lining, so or the stomach. सो हमने कौन सी मेडिसिन है जो कॉन्ट्रा इंडिकेट है पेशेंट के लिए? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नेप्रोक्सन। नाउ नेप्रोक्सन इज अ नसेड, इट इज अ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग एंड इसका जो साइड इफेक्ट है वो क्या है कि इट कैन लीड टू द इन्फ्लामेशन ऑफ द अपर GI ट्रैक्ट। तो नेप्रोक्सिन की वजह से गेस्ट्राइटिस हो सकता है, तो ऑलरेडी पेशेंट को गेस्ट्राइटिस है तो हम नेप्रोक्सिन नहीं देंगे, एज इट इज अ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो ये हम कब देते हैं? जब पेशेंट को हमने हेडेक, मसल एक, डेंटल पेन, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, उनसे जो हमारी पेन है उसको रिड्यूस करना है, स्वेलिंग है, जॉइंट स्टिफनेस है, अर्थराइटिस हो गया, गाउट अटैक, इसमें हम पेशेंट को नेप्रोक्सिन देते हैं। Now the next is the nurse is conducting nutritional counseling for a patient with cholecystitis. Which of the following information is important to communicate? And the options are: the patient must maintain a low calorie diet, the patient must maintain a high protein, low carbohydrate diet, the patient should limit sweets and sugary drinks, and option number D is the patient should limit fatty food. So patient है उसको cholecystitis है, that is due to the it is the inflammation of the gallbladder ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द गॉल स्टोन। और जो हमारा गॉल ब्लैडर है उसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो लीवर है बाइल को प्रोड्यूस करता है और जो हमारा गॉल ब्लैडर है वो उसको स्टोर करता है और कंसंट्रेट करता है। सो जो हमारा बाइल है, बाइल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैटी फूड। तो जब पेशेंट को कॉलिसिस्टाइटिस है, गॉल ब्लैडर है, तो जो हमारी कॉमन बाइल डक्ट है उसमें देयर कैन बी ब्लॉकेज, तो प्रॉपर जो बाइल है वो सिक्रीट आउट नहीं होगा। तो इसलिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि लिमिट करना है फैटी फूड, बिकॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ बाइल जो हमारा फैट है वो इमल्सिफाई नहीं होगा। एंड सेम एजुकेशन वी विल गिव टू द पेशेंट विद कॉलिसिस्टाइटिस, कॉलीलिथियासिस। जब जिस पेशेंट को कॉलिसिस्टेक्टमी हो रखी है, हमने गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया है, तो उनमें भी हम लिमिट द फैटी फूड लेने के लिए बोलते हैं। Now the next is a patient admitted to the hospital with myocardial infarction develops severe pulmonary edema. Which of the following symptoms should the nurse expect the patient to exhibit? And the options are slow deep respiration, stridor, bradycardia or air hunger. So the correct answer is option number D, that is air hunger. So जो pulmonary edema होता है उसमें एक तो हमें क्रैकल साउंड सुनाई देगी ऑन ऑस्कल्टेशन, बिकॉज ऑलरेडी फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, and second is the air hunger. So patient with pulmonary edema experiencing air hunger, anxiety and agitation. Symptom may also include coughing up blood or bloody froth, difficulty breathing when lying down or orthopnea. And air hunger क्या है कि like patient जो है वो जल्दी 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 सांस लेगा, उसको ऐसे लगेगा कि जैसे उसको सांस नहीं आ रही है. So that is known as air hunger. Now the next is a nurse caring for several patients in the cardiac unit is told that one is scheduled for implantation of an automatic internal cardioverter defibrillator. Which of the following patient is most likely to have this procedure? And the correct options are a patient admitted for myocardial infarction without cardiac muscle damage. Option number B is post-operative coronary bypass patient recovering on schedule.
Option number C is a patient with history of ventricular tachycardia and syncopal episode. And option number D is a patient with history of arterial tachycardia and fatigue. सो जो हमारा ऑटोमेटेड इंटरनल कार्डियो डिफिब्रिलेटर है वो हम वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया वाले पेशेंट्स में यूज करते हैं. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. So an automatic internal cardioverter defibrillator deliver an electric shock to the heart to terminate episodes of ventricular tachycardia and ventricular fibrillation. This is necessary for the patient with significant ventricular symptoms such as tachycardia resulting in syncope. So क्या है कि it will deliver a electric shock जिसकी वजह से जो हमारा ventricular tachycardia है, जो fibrillation है, उसके episodes terminate हो जाते हैं. Now the next is a patient is scheduled for magnetic resonance imaging scan for suspected lung cancer. Which of the following is contraindicated to study for this patient? And the options are: a patient is allergic to shellfish, the patient has a pacemaker, the patient suffer from claustrophobia, and the patient taking antipsychotic medication. So MRI हम जो पेशेंट विद पेसमेकर्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है बिकॉज द implanted pacemaker will interfere with the magnetic field of the MRI scanner and may be deactivated by them. सेल्फिश हम पेशेंट को कोई डाई इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं. जब भी कोई डाई रिलेटेड प्रोसीजर होता है उसमें हम सेल्फिश रिलेटेड एलर्जिक रिएक्शंस चेक करते हैं पेशेंट में. Now the next is a patient come to the emergency department with abdominal pain. Workup reveals the presence of rapidly enlarging abdominal aortic aneurysm. Which of the following action should the nurse expect? And the options are: the patient will be admitted to the medicine unit for observation and medication. The patient will be admitted to the day surgery unit for sclerotherapy. The patient will be admitted to the surgical unit and resection will be scheduled, and the patient will be discharged home to follow up with cardiologist in 24 hours. So already patient enlarging abdominal aortic aneurysm के साथ present है, तो the patient is at a risk कि वो aneurysm कभी भी burst out हो सकता है और पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है. सो इमीडिएट एडमिशन टू द सर्जरी यूनिट एंड रिसेक्शन इज इम्पॉर्टेंट. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बिकॉज इस टाइम पे रप्चर हो सकती है तो हमने इमीडिएटली उसको रिसेक्शन करना है. Now the next is a patient with leukemia is receiving chemotherapy that is known to depress bone marrow. A complete blood count reveals a platelet count of 25,000 microliter. Which of the following action related specifically to the platelet count should be included in the nursing care plan? And the options are: monitor for fever every 4 hours, require visitor to wear respiratory mask and protective clothing, consider transfusion of packed red blood cell, check for sign of bleeding including examination of urine and stool for the blood. So patient का जो platelet है that is very much low. So patient is in the condition of thrombocytopenia. Normal platelet count is between 1,50,000 to 4 lakh एंड पेशेंट को ऑलरेडी 25,000 है तो हमने इसमें ब्लीडिंग रिलेटेड प्रिवेंशन मेजर्स लेने हैं. तो हमने पेशेंट को साइंस फॉर ब्लीडिंग इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन एंड स्टूल के लिए चेक करना है. और हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वाले पेशेंट में पैक्ड रेड ब्लड सेल नहीं ट्रांसफ्यूज करते, हम उसमें फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज करते हैं. Now the next is a nurse in the emergency department is observing a 4-year-old child for sign of increased intracranial pressure after a fall from a bicycle, resulting in head trauma. Which of the following sign or symptoms would be cause for concern? And the options are: bulging anterior fontanelle, repeated vomiting, signs of sleepiness is 10 p.m., inability to read short words from a distance of 18 inches. So जो child है उसका due to the fall head trauma ICP increase हो गया है. Normal ICP is between 10 to 15 sorry 5 to 15 mm of Hg, but जो है वो increase हो गया है. Child will be present with repeated vomiting. So option number B is the right answer. ऑलरेडी चाइल्ड जो है वो 4 years का है तो बल्जिंग एंटीरियल फॉन्टेनले ऑलरेडी क्लोज है क्योंकि एंटीरियल फॉन्टेनले 1.5 साल पे क्लोज हो जाता है और प्रोस्टीरियर हमारा 6 weeks या 1.5 year पे क्लोज हो जाता है. सो इसमें हमारा रिपीटेड वॉमिटिंग विल बी द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट इज a non-immunized child appear at the clinic with a visible rash.
Which of the following observation indicates the child may have rubella or measles? So rubella is the other name for measles. So the options are small blue white spot are visible on the oral mucosa. Option number B is the rash begin on the trunk and spread outward. Option number C is there is a low grade fever. Option number D is the lesions have a tear drop on a rose petal appearance. So इसमें measles का जो हमारा सबसे मेन साइन होता है दैट इज कॉप्लिक स्पॉट. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. कॉप्लिक स्पॉट क्या है कि ओरल म्यूकोसा के पास व्हाइटिश small bluish white spot will be there which is known as Koplik spot, and Koplik spot is present in measles. Now the next is a child weighing 30 kg arrives at the clinic with diffuse itching as the result of an allergic reaction to an insect bite. Diphenylhydramine 25 mg 3 times a day is prescribed. The correct pediatric dose is 5 mg per kg per day. Which of the following best describe the prescribed dose? And the options are it is the correct dose, the dose is too low, the dose is too high, the dose should be increased or decreased depending on the symptom. So जो बच्चा है उसको allergic reaction हुई है due to insect bite and the doctor has prescribed diphenylhydramine. B का जो weight है that is 30 kg and अकॉर्डिंग टू 5 mg पर केजी पर डे हमने जो है वो मेडिसिन पेशेंट को देनी है. बट जो डॉक्टर के नोट्स हैं अकॉर्डिंग टू दैट 25 mg 3 टाइम्स अ डे हमने पेशेंट को देना है. सो द करेक्ट आंसर विल बी द डोज इज टू लो. बिकॉज अगर हम 30 इंटू हमारा 5 इंटू 30 करते हैं तो डेट विल कॉज 150 mg पर डे. लेकिन अगर हम 25 3 टाइम्स करते हैं तो इट विल गिव अस 75 mg. सो हमने मिनिमम जो है जो हमारी डोज रहनी चाहिए दैट शुड बी 150 mg पर डे. बट एज पर द डॉक्टर्स ऑर्डर इट इज 75 mg पर डे, तो विच इज लो. तो इसलिए डॉक्टर को 50 mg देनी चाहिए रेदर देन 25 mg. Now the next is the mother of a 2-month-old infant brings the child to the clinic for a well baby check. She is concerned because she feels only one testis is in the scrotal sac. Which of the following statement about the undescended testis is the most accurate? And the options are normally the testes are descended by birth. The infant will likely require surgical intervention. The infant probably has only one testis and normally the test is designed by 1 year of age. So 2-month-old baby hai, mother as per the mother statement only one testis is feel in scrotum and other scrotum is means other testis is not felt in the scrotal sac. So इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है दैट इज द राइट आंसर बिकॉज नॉर्मली जो हमारी टेस्टिस होती हैं वो 1 ईयर में डिसेंड होती हैं. तो इसलिए मदर को बोलना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इट इज अ नॉर्मल फिनोमिना. अगर 1 ईयर के बाद अगर आपको जो टेस्टिस हैं वो पाल्पेबल नहीं हो रही स्कॉटल एरिया में सो देन इट इज डॉक्टर्स विजिट इज रिक्वायर्ड. नाउ द नेक्स्ट इज the child is admitted to the hospital with a diagnosis of Wills tumor stage 2. Which of the following statement more accurately describe this stage? And the options are the tumor is less than 3 centimeter in size and require no chemotherapy. The option number B is the tumor did not extend beyond the kidney and was completely resected. The option number C, the tumor extended beyond the kidney but was completely resected. And the option number D is the tumor has spread into the abdominal cavity and cannot be resected. तो जो child है उसको Wills tumor है that is kidney tumor stage 2. तो इनमें से कौन सी statement है that is accurate? So option number C is the right answer. The tumor extended beyond the kidney but was completely resected. अगर हम stages की बात करते हैं stage 1, stage 2, stage 3, 4 and 5. So stage 1 the tumor is limited to the kidney and completely resected. Stage 2 में क्या है the tumor extend beyond the kidney but is completely resected. Stage 3 is the residual hematogenous tumor is confined to the abdomen. Option number 4 is hematogenous metastasis has occurred which spread beyond the abdomen, and 5 is bilateral renal involvement is present at the diagnosis. So stage 2 है the tumor extend beyond the kidney but it is completely resected. Now the next is
Which of the following condition most commonly cause acute glomerulonephritis? A congenital condition leading to renal dysfunction, prior infection with group A streptococcus within the past 10 to 14 days, viral infection of the glomeruli, nephrotic syndrome. So glomerulonephritis का जो acute cause है, that is option number B, that is prior infection with group A streptococcus within the past 10 to 14 days. So acute glomerulonephritis is most commonly caused by the immune response to the prior upper respiratory infection with group A streptococcus, जिसमें कि पेशेंट को बच्चों को हमारा रूमेटिक फीवर जब सोर थ्रोट होता है, इट इज ड्यू टू दिस बैक्टीरिया एंड glomerular inflammation occur about 10 to 14 days after the infection, resulting in dark urine, retention of the body fluid, periorbital edema, hypertension होगा. जो बच्चा होगा उसमें हमें edema देखने को मिलेगा, and due to edema periorbital edema होगा, hypertension देखने को मिलेगा. Now the next is, a infant with hydrocele is seen in the clinic for a follow-up visit and 1 month of age. The scrotum is smaller than it was at birth, but the fluid is still visible on illumination. Which of the following action is the physician likely to be recommend? Massaging the groin area twice a day daily until the fluid is gone. Referral to a surgeon for repair. No treatment is necessary. The fluid is reabsorbing normally. And keeping the infant in a supine position until the fluid is gone. So 1 month पे बच्चा आया है and during the illumination it was seen कि बच्चे को हाइड्रोसील है, मीन्स द प्रेजेंस ऑफ द फ्लूइड इन द स्क्रॉटम. तो इसमें जो करेक्ट रिकमेंडेशन रहेगी दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नो ट्रीटमेंट इज नेसेसरी, द फ्लूइड इज रीअब्सॉर्ब नॉर्मली. So hydrocele is a collection of fluid in the scrotum that result from a patent tunica vaginalis. Illumination of the scrotum with a pocket light demonstrate the clear fluid, and in most cases the fluid reabsorb within the few months of life and no treatment is necessary. Now the next is, a nurse is caring for a patient with peripheral vascular disease. The patient complains of burning and tingling of the hands and feet and cannot tolerate touch of any kind. Which of the following is most likely explanation for these symptoms? And the options are inadequate tissue perfusion leading to nerve damage. Option number B is fluid overload leading to compression of nerve tissue. Option number C is sensation distortion due to psychiatric disturbance, and option number D is inflammation of the skin on the hands and feet. So patient है उसको वेस्कुलर पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है, बर्निंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन है, एंड पेशेंट जो है किसी भी तरह का जो टच है उसको टॉलरेट नहीं कर पा रही है. सो दिस इज द इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन लीडिंग टू nerve damage. So patient with peripheral vascular disease often sustain nerve damage as a result of inadequate tissue perfusion, because peripheral vascular disease में there is a poor tissue blood perfusion, and ischemic rest pain is more worrisome. It refers to pain in the extremity that is due to a combination of PVD and inadequate perfusion. So the patient will have ischemic pain due to the decreased amount of the blood to the area, and ischemic rest pain often is exacerbated by the poor cardiac output, and the condition is often primarily or fully relieved by placing the extremity in dependent position so that perfusion is enhanced by effect of gravity. तो इसमें हमने पेशेंट को डिपेंडेंट पोजीशन देनी है ताकि जो विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी जो ब्लड है वो इजीली परफ्यूज हो सके टू द टिश्यूज. Now the next is, a nurse is providing discharge information to a patient with peripheral vascular disease. Which of the following information should be included in the instructions? And the options are, walk barefoot whenever possible. Option number B is use a heating pad to keep feet warm. Option number C is avoid crossing the legs. And option number D is use antibacterial ointment to treat skin lesion at the risk of infection. So in the peripheral vascular disease already there is decreased perfusion due to which ischemia will be there और tissue necrosis will be there. So इसलिए हमने patient को बोलना है कि cross leg करके नहीं बैठना, because due to this position जो further blood है वो blood perfusion है वो decrease हो सकती है. Now the next is, a 23-year-old patient in the 27th week of pregnancy has been hospitalized on complete bed rest for 6 days.
she experiences sudden shortness of breath accompanied by chest pain. Which of the following condition is most likely cause of her symptom? And the options are myocardial infarction due to history of arteriosclerosis, pulmonary embolism due to deep vein thrombosis, anxiety attack due to worrisome about her baby's health, and congestive heart failure due to fluid overload. So the 27 वीक फीमेल है, उसको कंप्लीट रेस्ट बोला था 6 days के लिए, एंड विद इन द टाइम ऑफ कंप्लीट बेड रेस्ट शी एक्सपीरियंस shortness of breath accompanied by chest pain, which is a clinical symptom of pulmonary embolism. So option number B is the right answer. So in a hospitalized patient on prolonged bed rest, the most likely cause of sudden onset of shortness of breath and chest pain is pulmonary embolism. Pregnancy and prolonged inactivity both increases the risk of clot formation in the deep vein of the legs, and these clot can then break loose and travel to the lungs, leads to pulmonary embolism. Now the next is thrombolytic therapy is frequently used in the treatment of suspected stroke. Which of the following is a significant complication associated with thrombolytic therapy? And the options are air embolus, cerebral hemorrhage, expansion of the clot, or resolution of the clot. तो thrombotic therapy हम देते हैं for the breaking of the clot or resolution of the clot. तो ऑलरेडी पेशेंट को सस्पेक्टेड स्ट्रोक है, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी स्टार्ट की है फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द क्लॉट, बट इसका जो सबसे सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन है दैट इज सेरिब्रल हेमरेज, ऑप्शन नंबर बी। जो किसी भी तरह का हेमरेज है वो थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी वाले पेशेंट को हो सकता है। सो बीइंग अ नर्सिंग ऑफिसर इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने पेशेंट को टाइम टू टाइम साइंस फॉर ब्लीडिंग के लिए चेक करना है, इंटरनल ब्लीडिंग के लिए चेक करना है, बीपी हाइपोटेंशन के लिए और टेकिकार्डिया, इन सब चीजों के लिए हमने पेशेंट को चेक करना है। Now the next is a clinic nurse asked a 13-year-old female to bend forward at the waist with arms hanging freely. Which of the following assessment is the nurse most likely conducting? And the options are spinal flexibility, leg length disparity, hypostatic blood pressure, or scoliosis. So this is a test that is done for scoliosis, that is the deviation of the spine, lateral deviation of the spine. So a check for sclerosis, a lateral deviation of the spine, it is an important part of the routine adolescent exam. It is assessed by having the teen bent at the waist with arms dangling while observing for lateral curvature and uneven rib event. And scoliosis is most common in female adolescents. So that's why this is the procedure by which we can rule out कि patient को जब बच्चे को scoliosis है कि नहीं है. Now the next is a client is discharged following hospitalization for congestive heart failure. The nurse teaching the family suggests they encourage the client to rest frequently in which of the following position? So patient को congestive heart failure है तो which is the best position for the patient? So the options are high followers, supine, lateral, or low followers. So the patient who are having congestive heart failure, for them high followers position is the best position, because sitting in a chair or resting in a bed in a high followers position decreases the cardiac workload and it also facilitate the breathing. So patient जो है उसको हम high followers position में रहने के लिए recommend करेंगे. So आज की वीडियो में हमने इतने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं एंड आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.